साल 2003। नवंबर की एक कड़ाके की ठंडी रात। राजस्थान और पंजाब की सीमा के बीच फैला लंबा रेगिस्तानी इलाका पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में बादल थे और चांद बार बार बादलों के पीछे छिप रहा था। सीमा के उस पार पाकिस्तान की तरफ हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन भारतीय सीमा के इस हिस्से में सब कुछ शांत था। दूर कहीं बीएसएफ की एक चौकी पर जवान अलाव के पास बैठे वायरलेस पर लगातार अपडेट सुन रहे थे। रात लगभग 2 बजे की थी। हवा में ठंड के साथ एक अजीब बेचैनी भी थी। उसी समय सीमा से करीब 2 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी इलाके में 3 आदमी काले कपड़ों में जमीन पर झुककर बैठे थे। उनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे और हाथों में छोटे बैग थे। तीनों कई घंटों से सही समय का इंतजार कर रहे थे। उनके साथ चौथा आदमी भी था जो उन्हें आखिरी निर्देश दे रहा था। उसका नाम था हाशिम। वह पाकिस्तान की एक खुफिया यूनिट के लिए काम करता था। उसने धीमी आवाज में कहा, आज रात अगर तुम लोग पार निकल गए तो आगे का रास्ता आसान होगा, लेकिन अगर पकड़े गए तो कोई तुम्हें पहचानने नहीं आएगा। तीनों ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उनमें सबसे बड़ा आदमी था फरीद। उम्र लगभग 38 साल। वह पहले अफगान सीमा के इलाकों में लड़ चुका था और नक्शे पढ़ने में माहिर माना जाता था। दूसरा आदमी था नदीम, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और संचार तकनीक में माहिर था। तीसरा सबसे कम उम्र का था इमरान। उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। उसे पहली बार इतने बड़े मिशन पर भेजा जा रहा था। उनके बैग में हथियार कम थे, लेकिन नक्शे, नकली पहचान पत्र, भारतीय मोबाइल सिम कार्ड, भारतीय कपड़े और कुछ कोडेड दस्तावेज मौजूद थे। उनका मकसद सिर्फ सीमा पार करना नहीं था, उन्हें भारत के अंदर जाकर एक नेटवर्क सक्रिय करना था, जिसके बारे में भारतीय एजेंसियों को अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। उसी समय भारतीय सीमा की तरफ बीएसएफ की चौकी पर ड्यूटी कर रहा जवान सुरेंद्र सिंह नाइट विजन डिवाइस से रेगिस्तान को स्कैन कर रहा था। अचानक उसकी नजर दूर कुछ हलचल पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा, लेकिन कुछ साफ नहीं दिखा। उसने अपने साथी को आवाज दी, उधर कुछ मूवमेंट दिखा था, लेकिन अगले ही पल सब शांत हो गया। जवानों ने इलाके पर नजर बनाए रखी। दूसरी तरफ तीनों आदमी धीरे धीरे रेंगते हुए सीमा की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने जूतों पर कपड़ा बांध रखा था ताकि पैरों के निशान कम बने। कुछ मिनट बाद वे कांटेदार तारों के करीब पहुंच गए। वहां पहले से एक छोटी जगह काटी गई थी, जिसे रेगिस्तान की रेत से छिपा दिया गया था। फरीद ने धीरे से तार हटाया और एक एक करके तीनों अंदर घुस गए। सीमा पार करते ही उनका पहला चरण पूरा हो चुका था, लेकिन असली खतरा अब शुरू होने वाला था। भारतीय सीमा के अंदर घुसने के बाद तीनों लगभग 1 घंटे तक लगातार चलते रहे। वे किसी भी सड़क या गांव के पास नहीं गए। फरीद के पास एक पुराना नक्शा था जिसमें रेगिस्तान के सूखे रास्ते चिन्हित थे। उनका संपर्क भारत के अंदर मौजूद एक स्लीपर एजेंट से होना था, जिसका कोड नाम काला बाज था। वही उन्हें आगे का रास्ता देने वाला था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भारतीय खुफिया एजेंसी पिछले कुछ महीनों से सीमा पार होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी। दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी अर्जुन राठौड़ को लगातार ऐसी रिपोर्ट मिल रही थी कि सीमा पार से कुछ प्रशिक्षित लोग भारत में भेजे जाने वाले हैं। अर्जुन पिछले 10 साल से आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में काम कर रहा था। वह कई बार असफल घुसपैठ मिशन पकड़ चुका था, लेकिन इस बार जानकारी बहुत सीमित थी। सिर्फ इतना पता था कि 3 लोग किसी बड़े मिशन के साथ भारत में घुस सकते हैं। तारीख, जगह और पहचान कुछ भी स्पष्ट नहीं था। सुबह होते होते तीनों एक सुनसान ढाणी के पास पहुंचे, जहां उन्हें एक पुरानी जीप खड़ी मिली। जीप के अंदर बैठा आदमी सफेद कुर्ता और सिर पर गमछा बांधे था। उसने बिना उनकी तरफ देखे सिर्फ इतना कहा, जल्दी बैठो। तीनों जीप में बैठ गए और जीप रेगिस्तान के कच्चे रास्ते पर तेज गति से आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद वह आदमी बोला, अब तुम लोग भारत में हो, यहां गलती की कोई जगह नहीं है। वह आदमी ही काला बाज था। असली नाम सलीम कुरैशी। कई साल पहले वह सीमा के पास छोटे मोटे तस्करी के काम करता था। बाद में धीरे धीरे उसने दोनों तरफ के नेटवर्क से संबंध बना लिए। भारत में वह एक व्यापारी के रूप में रहता था,
लेकिन गुप्त रूप से सीमा पार नेटवर्क को मदद पहुंचाता था। उसने तीनों को बताया कि अगले 2 दिन उन्हें अलग अलग जगहों पर रुकना होगा ताकि किसी को शक न हो। योजना के मुताबिक फरीद को दिल्ली पहुंचना था, नदीम को जयपुर और इमरान को उत्तर प्रदेश के रास्ते लखनऊ तक जाना था। वहां से तीनों दोबारा मिलकर अपने असली मिशन को अंजाम देने वाले थे। लेकिन भारतीय एजेंसियों को यह अंदाजा नहीं था कि उनका लक्ष्य सिर्फ हमला करना नहीं, बल्कि भारत के अंदर मौजूद एक बड़े नेटवर्क को सक्रिय करना था। दिल्ली में अर्जुन राठौड़ लगातार रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसी दौरान बीएसएफ की सीमा चौकी से एक छोटी रिपोर्ट आई, जिसमें रात के समय संदिग्ध हलचल का जिक्र था। सामान्य हालात में ऐसी रिपोर्ट रोज आती थी, लेकिन अर्जुन की नजर उसी पर टिक गई। उसने तुरंत राजस्थान यूनिट से संपर्क किया और इलाके की पूरी जानकारी मांगी। कुछ घंटों बाद उसे पता चला कि सीमा के एक हिस्से के पास रेत पर कुछ अधूरे पैरों के निशान मिले थे, जो अचानक गायब हो गए। अर्जुन समझ गया कि कोई प्रशिक्षित समूह सीमा पार कर चुका है। उसने तुरंत ऑपरेशन शुरू करने की अनुमति मांगी। अगले ही दिन दिल्ली, जयपुर और जोधपुर की कई एजेंसियों को अलर्ट जारी कर दिया गया। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और होटल्स पर निगरानी बढ़ा दी गई। लेकिन तीनों घुसपैठिए पहले ही अलग अलग दिशाओं में निकल चुके थे। फरीद दिल्ली पहुंचा तो उसने पुरानी दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक छोटे लॉज में कमरा लिया। वहां उसका संपर्क एक आदमी से होना था जिसका नाम यूसुफ था। बाहर से देखने पर यूसुफ एक साधारण किताबों की दुकान चलाता था, लेकिन असल में वह कोडेड संदेश पहुंचाने का काम करता था। रात को दुकान बंद होने के बाद फरीद वहां पहुंचा। यूसुफ ने दुकान का शटर आधा गिराया और धीमी आवाज में पूछा, सीमा पार कैसी रही? फरीद ने जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर उसने बैग से एक छोटा धातु का डिब्बा निकाला। उसमें माइक्रोचिप और नक्शे थे। यूसुफ ने तुरंत वह सामान छिपा दिया। उसी समय दुकान के बाहर से पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। कुछ सेकंड के लिए दोनों की सांसें रुक गईं, लेकिन गाड़ी आगे निकल गई। यूसुफ ने फुसफुसाते हुए कहा, अब यहां ज्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं है। रात के लगभग 11:30 बजे थे। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में धीरे धीरे सन्नाटा फैलने लगा था। दुकानें बंद हो चुकी थीं और सड़क पर सिर्फ कभी कभी गुजरने वाली पुलिस जीपों की आवाज सुनाई दे रही थी। यूसुफ ने दुकान का पिछला दरवाजा खोला और फरीद को अंदर बने एक छोटे कमरे में ले गया। कमरे में एक पुराना पंखा, लकड़ी की मेज और दीवार पर टंगा भारत का नक्शा था। नक्शे पर लाल निशान बने हुए थे। फरीद ने नक्शे को ध्यान से देखा और धीमी आवाज में पूछा, बाकी दोनों पहुंच गए? यूसुफ ने सिर हिलाया। नदीम जयपुर पहुंच चुका है, लेकिन इमरान से अभी संपर्क नहीं हुआ। फरीद का चेहरा गंभीर हो गया। उसका संपर्क टूटना ठीक नहीं है। उधर जयपुर में नदीम शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने मकान में छिपा हुआ था। बाहर से देखने पर वह मकान बंद लगता था, लेकिन अंदर एक छोटा कमरा अस्थायी कंट्रोल रूम में बदल दिया गया था। कमरे में तार, बैटरियां, लैपटॉप और छोटे रेडियो ट्रांसमीटर रखे थे। नदीम लगातार एक एन्क्रिप्टेड डिवाइस पर सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक मशीन पर हल्की बीप सुनाई दी। स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द उभरे, कबूतर सुरक्षित। यह इमरान का कोड था। नदीम ने तुरंत संदेश आगे भेजा, अगला पड़ाव। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, लखनऊ पहुंच रहा हूं। लेकिन उसी समय दिल्ली में अर्जुन राठौड़ की टीम तेजी से काम कर रही थी। सीमा से मिली रिपोर्ट के बाद उसने पिछले 24 घंटों में राजस्थान और पंजाब से दिल्ली आने वाली बसों और ट्रेनों का डेटा निकलवाया। हजारों यात्रियों की सूची में उसे कुछ खास नहीं मिला, लेकिन एक बात अजीब थी। 3 अलग अलग शहरों में 3 नकली पहचान पत्र इस्तेमाल हुए थे, जिनकी प्रिंटिंग शैली एक जैसी थी। अर्जुन ने फाइल बंद की और बोला, ये साधारण घुसपैठिए नहीं हैं। ये लोग पहले से तैयार नेटवर्क के साथ आए हैं। उसने तुरंत जयपुर और लखनऊ यूनिट को सतर्क कर दिया। अगली सुबह इमरान लखनऊ पहुंच चुका था। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे और हाथ में एक छोटा बैग था। बाहर से देखने पर वह किसी सामान्य छात्र जैसा लग रहा था। स्टेशन से निकलने के बाद वह सीधे पुराने शहर की तरफ गया। वहां एक छोटी सी चाय की दुकान पर
उसने बैठकर सिर्फ एक शब्द कहा, बरसात। चाय बेचने वाला बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसने जवाब दिया, लेकिन मौसम साफ है। यह पहचान का कोड था। बूढ़े आदमी ने उसे दुकान के पीछे बने कमरे में पहुंचा दिया। वहां पहले से दो आदमी बैठे थे। उनमें से एक ने इमरान को ध्यान से देखा और पूछा, पहला मिशन है? इमरान ने धीमे से कहा, हां। दूसरा आदमी हंस पड़ा। डर लग रहा है? इमरान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उधर दिल्ली में अर्जुन को एक और सूचना मिली। पुरानी दिल्ली के इलाके में देर रात एक संदिग्ध आदमी को किताबों की दुकान में जाते देखा गया था। सामान्य हालात में यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अर्जुन को अब हर छोटी चीज जुड़ी हुई लग रही थी। उसने तुरंत स्थानीय टीम को आदेश दिया, दुकान पर नजर रखो, लेकिन अभी रेड मत करना, मुझे पूरा नेटवर्क चाहिए। रात होते होते यूसुफ की दुकान के बाहर सादी वर्दी में निगरानी शुरू हो चुकी थी। दो एजेंट चाय वाले बनकर सड़क किनारे खड़े थे, जबकि एक टीम सामने की इमारत से दूरबीन से नजर रख रही थी। अंदर फरीद अगली योजना समझ रहा था। उसने बैग से एक पुराना नक्शा निकाला जिसमें दिल्ली, जयपुर और लखनऊ को लाल सी स्याही से जोड़ा गया था। यूसुफ ने पूछा, अंतिम लक्ष्य क्या है? फरीद कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, 3 शहरों में एक साथ सिस्टम बंद करना है। कैसे? फरीद ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ माइक्रोचिप की तरफ इशारा किया। इसमें सब कुछ है। उसी समय बाहर सड़क पर खड़ी निगरानी टीम को दुकान के भीतर हलचल दिखाई दी। वायरलेस पर संदेश गया, टारगेट एक्टिव है। अर्जुन को तुरंत सूचना दी गई। उसने बिना देर किए आदेश दिया, किसी को निकलने मत देना, लेकिन गोली तभी चलेगी जब सामने से हमला हो। कुछ मिनट बाद दुकान का शटर आधा उठा और फरीद बाहर निकला। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सड़क लगभग खाली थी, लेकिन वर्षों की ट्रेनिंग ने उसे खतरे का एहसास करा दिया। उसने दूर खड़े एक आदमी को देखा जो बार बार उसी तरफ देख रहा था। फरीद तुरंत समझ गया। उसने बिना पीछे देखे धीरे से कहा, हम ट्रैक हो चुके हैं। अंदर बैठे यूसुफ के चेहरे का रंग उड़ गया। अगले ही पल फरीद तेजी से गली की तरफ भागा। बाहर खड़ी टीम हरकत में आ गई। रुको की आवाज गूंजते ही पूरी गली में अफरा तफरी मच गई। फरीद तंग गलियों में भागता हुआ आगे बढ़ रहा था। पीछे एजेंट उसका पीछा कर रहे थे। फरीद ने दौड़ते दौड़ते जेब से छोटा पिस्तौल निकाला और पीछे बिना देखे फायर कर दिया। गोली दीवार से टकराई और चिंगारी निकली। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। पूरी पुरानी दिल्ली गोलियों की आवाज से गूंज उठी। उधर जयपुर में नदीम को जैसे ही खबर मिली कि दिल्ली वाला संपर्क टूट चुका है, उसने तुरंत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद करने शुरू कर दिए। उसे समझ आ गया था कि भारतीय एजेंसियां नेटवर्क तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके ठिकाने के बाहर भी निगरानी शुरू हो चुकी थी। और उसी समय लखनऊ में इमरान पहली बार समझ रहा था कि जिस मिशन को उसने सिर्फ ट्रेनिंग का हिस्सा समझा था, वह अब जिंदा बचने की लड़ाई बन चुका है। पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों में रात भर पीछा चलता रहा। फरीद कभी अंधेरी गली में गायब हो जाता तो कभी अचानक दूसरी तरफ निकल आता। उसके कदमों में घबराहट नहीं थी, वह साफ तौर पर प्रशिक्षित था। पीछे दौड़ रहे एजेंट लगातार वायरलेस पर उसकी लोकेशन भेज रहे थे। टारगेट जामा मस्जिद वाली गली की तरफ बढ़ रहा है। अर्जुन राठौड़ खुद कंट्रोल वाहन में बैठा ऑपरेशन मॉनिटर कर रहा था। उसकी नजर स्क्रीन पर टिकी थी। उसने शांत आवाज में कहा, जिंदा चाहिए, यह आदमी पूरे नेटवर्क की चाबी है। उधर फरीद एक मोड़ काटकर अचानक रुका। सामने गली बंद थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। एजेंट तेजी से करीब आ रहे थे। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों में पहली बार बेचैनी दिखाई दी। उसने तुरंत पास की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना शुरू किया और छतों के रास्ते भागने लगा। दिल्ली की पुरानी इमारतों की छतें आपस में जुड़ी हुई थीं। फरीद एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। पीछे स्पेशल सेल के 2 कमांडो भी उसी रास्ते पर थे। नीचे सड़क पर लोग गोलियों की आवाज सुनकर घरों की खिड़कियां बंद कर रहे थे। अचानक फरीद का पैर डीली ईंट पर पड़ा। उसका संतुलन बिगड़ा, लेकिन वह गिरते गिरते बच गया। उसी पल पीछे से आवाज आई, हथियार नीचे फेंको।
फरीद ने जवाब में गोली चला दी। गोली कमांडो के कंधे को छूते हुए निकल गई। जवाबी फायर हुआ। एक गोली फरीद के पैर में लगी। वह लड़खड़ाकर छत पर गिर पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घायल हालत में भी वह घिसटते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ सेकंड बाद कमांडो ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। फरीद ने पिस्तौल अपनी तरफ मोड़ ली। शायद वह खुद को मारना चाहता था ताकि जिंदा पकड़ा न जाए, लेकिन उससे पहले एक कमांडो ने छलांग लगाकर उसका हाथ पकड़ लिया। पिस्तौल दूर जा गिरी। टारगेट गिरफ्तार, वायरलेस पर आवाज गूंजी। दिल्ली में पहली बड़ी सफलता मिल चुकी थी, लेकिन अर्जुन खुश नहीं था। उसे पता था कि असली खतरा अभी बाकी है। फरीद को तुरंत गुप्त पूछताछ केंद्र ले जाया गया। उसका इलाज कराया गया, लेकिन वह लगातार चुप था। कई घंटों तक पूछताछ चलती रही। अर्जुन खुद उसके सामने बैठा था। तुम लोग भारत क्यों आए हो? अर्जुन ने पूछा। फरीद मुस्कुराया। तुम बहुत देर कर चुके हो। तुम्हारा मिशन क्या है? फरीद ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने सिर्फ एक बात कही, अगर नदीम एक्टिव हो गया तो तुम्हें रोकना मुश्किल होगा। यही पहली बार था जब एजेंसियों को नदीम के असली महत्व का अंदाजा हुआ। उधर जयपुर में नदीम तेजी से अपना ठिकाना खाली कर रहा था। उसने लैपटॉप से हार्ड ड्राइव निकाली, कई दस्तावेज जलाए और एक छोटे बैग में जरूरी सामान भर लिया। तभी बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। नदीम खिड़की के पास गया। दूर सड़क पर एक सफेद जीप धीरे धीरे रुक रही थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वे पहुंच गए। उसने तुरंत कमरे की लाइट बंद कर दी और पीछे बने गुप्त रास्ते की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने दो सशस्त्र जवान खड़े थे। हाथ ऊपर! नदीम ने बिना देर किए जेब से छोटा उपकरण निकाला और जमीन पर फेंक दिया। अगले ही पल तेज फ्लैश हुआ और पूरा इलाका धुएं से भर गया। जवान कुछ सेकंड के लिए कुछ देख नहीं पाए। नदीम उसी मौके का फायदा उठाकर पीछे की दीवार फांदकर भाग निकला। जयपुर की सुनसान गलियों में अब दूसरी पीछा शुरू हो चुकी थी। उधर लखनऊ में इमरान लगातार बेचैन था। 2 दिनों से उसे साफ निर्देश नहीं मिले थे। उसने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं आया। आखिर देर रात उसे एक कोडेड संदेश मिला। दिल्ली गिर चुकी है, तुरंत लोकेशन बदलो। संदेश पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पूरा नेटवर्क टूटना शुरू हो चुका है। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस चाय वाले की दुकान को वह सुरक्षित समझ रहा था, वहां पहले ही स्थानीय पुलिस पहुंच चुकी थी। दुकान वाला बूढ़ा आदमी गिरफ्तार हो चुका था और पूछताछ में उसने एक नाम बता दिया था, इमरान। रात के करीब 3 बजे लखनऊ रेलवे स्टेशन के बाहर भारी भीड़ थी। उसी भीड़ के बीच सिर झुकाकर चलता इमरान तेजी से प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वह अब मिशन से ज्यादा अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, इमरान! उसके कदम वहीं रुक गए। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। भीड़ के बीच खड़ा आदमी साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखें सीधे उसी पर टिकी थीं। वह अर्जुन राठौड़ था। इमरान की सांसें तेज हो गईं। रेलवे स्टेशन की भीड़ अचानक उसे और भारी लगने लगी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। प्लेटफॉर्म पर आम यात्रियों के बीच कई चेहरे ऐसे थे जो सामान्य नहीं लग रहे थे। कुछ लोग अखबार पढ़ने का दिखावा कर रहे थे, कुछ चाय पी रहे थे, लेकिन उनकी नजरें लगातार उसी पर थीं। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। भागने की कोशिश मत करना इमरान, चारों तरफ हमारे लोग हैं। इमरान के माथे पर पसीना आ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि वह जिस मिशन का हिस्सा बना था, वह अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसने धीरे से बैग नीचे रख दिया और दोनों हाथ ऊपर कर दिए। उसी समय जयपुर से वायरलेस पर खबर आई, नदीम पकड़ा गया। भागते समय नदीम एक सुनसान फैक्ट्री इलाके में घिर चुका था। कई घंटों तक पीछा करने के बाद स्पेशल टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने आखिरी बार भागने की कोशिश की, लेकिन फिसल कर गिर पड़ा और जवानों ने तुरंत उसे दबोच लिया। दिल्ली में फरीद पहले ही गिरफ्तार हो चुका था। अब तीनों भारतीय एजेंसियों की गिरफ्त में थे। कुछ दिनों बाद
जांच में सामने आया कि उनका असली मिशन भारत के कई शहरों में छिपे नेटवर्क को सक्रिय करना था। माइक्रोचिप, नक्शों और कोडेड संदेशों की मदद से एजेंसियों ने उस पूरे नेटवर्क को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। सीमा पर उस ठंडी रात से शुरू हुआ ऑपरेशन आखिरकार खत्म हो चुका था, लेकिन अर्जुन राठौड़ जानता था कि सीमा के उस पार बैठे लोग फिर कभी ऐसी कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए उसने फाइल बंद करते हुए सिर्फ इतना कहा, जंग खत्म नहीं हुई, बस इस बार हम जीत गए।